एनसीईआरटी इनफ है? क्या सिर्फ इसको रीड करने से ही आप क्लास 12 में टॉपर बन सकते हो? नहीं, ये है हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो आइए इस गलतफहमी को थोड़ा सा दूर करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए और किस तरीके की गाइडेंस की हमें जरूरत पड़ती है। So hi everybody, this is Supriya Sharma, your geography educator. Welcome to your favorite humanities channel Social School by Unacademy. आज की ये जो वीडियो है उसमें हम ये तो बात करेंगे ही कि एनसीईआरटी को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए या फिर किस तरीके की गाइडेंस की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं सिंपली वर्ड्स में बात करूं तो एनसीईआरटी जो है वो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि हमारा माई बाप है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं कि लाइफ में कुछ भी करने से पहले हम पेरेंट्स से पूछते हैं या पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। वैसे ही ये एनसीईआरटी बुक जो है वो एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि पाथ है, बट इस पाथ पर चलने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक गुरु की या फिर एक मेंटोर की या फिर किसी बड़े भाई बहन की। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप स्टूडेंट्स को आती हैं और किस तरीके से हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो हमारी और आप सबकी एक्सपेक्टेशन, जब मैं स्कूल में होती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेने से जो है मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इवन मैं बोलूं कि आप डिफरेंट स्ट्रीम्स की बात कर लीजिए, वहां भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही आपकी काम आती है। बट उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक एक पैराग्राफ में इतनी चीजें बता दी जाती है कि बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हम लगाकर रखते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेने से हमारी बात बन जाएगी या फिर हम बोर्ड में टॉपर बन जाएंगे, तो ये गलत है। क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में जो स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। जैसे आपने देखा होगा हर रिलीजन में एक हॉली बुक होती है, तो उसको समझने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ऐसे ही इन बुक्स को समझने के लिए भी हम आपके लिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहीं भी आप जाएंगे आपको हम लोग मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हुए। तो वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि कैसे हमारे जो क्वेश्चंस है वो इन बिटवीन टॉपिक से आते हैं और इस इन बिटवीन टॉपिक से क्वेश्चंस बने तो हम उस तरीके से कैसे उसके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्टूडेंट्स को लगता है जब आंसर राइटिंग की बात आती है। थोड़ा सा फैक्ट पर बात करते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते होंगे, जिन्हें लगता होगा कि यार हम लोग खुद अगर पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, बट नहीं। कभी भी आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप एक बार अगर उसे रीड करेंगे तो आपको कभी फुली तरीके से वो समझ नहीं आएगी। आपको उसको 2 से 3 बार रीड करना होगा, उस हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बेसिक को समझना होगा और उससे आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनको समझना होगा। सबसे बड़ी बात अगर मैं ज्योग्राफी में करूं तो फैक्चुअल बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, तो उनको समझने के लिए आपको जो है चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है और वो अलग तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी से हम बोल सकते हैं कि एक बेस लाइन जरूर तैयार हो जाती है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है यहां पर कि हाँ क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमें इस टॉपिक में बेसिकली मिलेगा। लेकिन ये तो बात रही सिर्फ 85% की। रिमेनिंग 15% का क्या? क्योंकि टॉपर अगर बनना है तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना एज वेल एज राइट डाउन करना आना चाहिए अपने एग्जाम्स में। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मिसिंग लिंक आता है वो मिसिंग लिंक कंप्लीट किया जाता है टीचर्स या फिर आपके जो मेंटोर्स होते हैं, जहां भी आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं वो करते हैं। सो कंप्लीट रिलायंस और एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी यूजुअली कैप सीनियर स्कोर, यानी कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, आपको वो जो थोड़ा सा परसेंटेज वाला जो स्टूडेंट रहता है उसमें अगर आना है, तो वो जो रिमेनिंग 10-15% है उसके लिए आपको बहुत ही फंडामेंटली बहुत अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है और वो स्ट्रैटेजी आप लोग हमेशा से समझते आ रहे हैं। राइट, क्या क्या होता है? सबसे पहले एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, हर कोई उसे नहीं समझ पाता। जब मैं आप लोगों की तरह स्कूल में थी तो मुझे भी नहीं समझ आती थी, बट जब इतनी बार रीड करना, इतनी बार पढ़ाई कर लेने से मुझे वो समझ में आई। तो वही हेल्प मैं यहां पर आप लोगों की कर पा रही हूं कि किस तरीके से आप एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को भी इजी तरीके से समझ जाओ। है ना, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम कैसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे मैं आपको आज के एग्जांपल से समझा सकती हूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी 2 टर्म्स में काम करती है। राइट, तो ऐसे ही वो जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसको इजी बनाना। दूसरी चीज जो आती है वो आती है इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि सिर्फ ये सब कर लेने से, जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं वो कर लेने से हमारी बात बन गई। नहीं, आप हमेशा देखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनका जो फॉर्मेशन होता है या फिर उनका जो मैं बोल सकती हूँ पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कर लेने से बात
नहीं बनती है। फिर जो तीसरी चीज या तीसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है अननोन एग्जाम पैटर्न, क्योंकि बहुत बार वैसे तो सीबीएसई आपका एग्जाम पैटर्न बता देता है कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन देने वाला, बट वो कभी ये तो नहीं बताता ना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना, पेपर लीक थोड़ी करना है। सो एनसीईआरटी ऑफर जीरो क्लू ऑन करंट सीबीएसई वेटेज और क्वेश्चन टाइप। हाँ, पहले वो बता देता था, बट अब वो ये भी नहीं बताता कि वेटेज किस तरीके का रहेगा, किस चैप्टर से। अब हम लोग बोल देते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो चांसेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कभी हमें कंफर्मेशन दिया ही नहीं जाता। तो जब अगर कंफर्मेशन नहीं दिया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें, जहां से भी क्वेश्चन आ जाए हम अपना आंसर अच्छे से लिख दें। सबसे चौथी चीज जो मुझे लगता है आजकल बच्चे बहुत ज्यादा उस ट्रैप में फंस रहे हैं, वो आता है रट्टू तोते वाला ट्रैप, कि ड्राइव स्टूडेंट टू रोट मेमोराइजिंग रेदर देन द स्ट्रक्चर आंसर प्रेजेंटेशन। हम वो भूल जाते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्योंकि सीबीएसई की आपकी आंसर शीट में जब आप क्वेश्चंस लिखते हो तो उसमें बहुत सारे नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से होते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था कि कैसे प्रेजेंटेशन पर काम करना है। इस साल भी मैं आप लोगों के लिए यहां पर हूं, मैं आपको पूरा बताऊंगी आपको हर एक सब्जेक्ट में कैसे अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना है, बिकॉज रट्टू तोता बनने से तो बात नहीं बन पाएगी, राइट। यही अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके से कैसे आप प्रेजेंटेशन की डिमांड कर सकते हो कि एनसीईआरटी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है और आपको किस तरीके की चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो हिस्ट्री में मैं बोलूं तो आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिखते होंगे जो पुरानी बुकों से एज इट इज छाप दिए गए हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चरिंग विद अंडरलाइन द कीवर्ड्स, है ना, कि आपने अगर कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया अपने आंसर प्रेजेंटेशन में तो बात बन गई, बस यही तो चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में बात करूं तो आप पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन कौन लोग थे, किसका क्या पार्टिसिपेशन था, अब उसके बिहाफ पे हमने कैसे कैसे चीजों को रिफॉर्म किया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ करंट, की आज के टाइम में उसका कैसे यूज हो रहा है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक चीजें कभी भी हमारे लिए ईजी नहीं होगी। थर्ड, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो आपको दिखता होगा बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बहुत बड़े बड़े फैक्चुअल जो है मैं बोल सकती हूँ कि टेक्स्ट आपको देखने को मिलते होंगे, बहुत बड़े अजीब अजीब से वर्ड देखते होंगे कि अरे मैम ये क्या है। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमें डायग्राम, स्पेशल डाटा, जो मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ वो फैक्चुअल समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं ज्योग्राफी में बोलती हूँ जब भी पढ़ो तो डायग्राम जरूर याद रखो, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये बहुत हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं सोशियोलॉजी की बात कर लूं यहाँ पर तो जर्नल नरेटिव आंसर्स आपको पता है रियल लाइफ से कनेक्टेड है ना। प्रिसाइज कैटेगराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, की हर एक तरीके से कैटेगराइज कर लो कि कौन सा टॉपिक क्या है, फिर उसकी स्पेशलाइजेशन और आज उस तरीके में क्या क्या हो रहा है, क्या लोगों को उसके बारे में आइडिया है, नहीं है, है ना। तो वो चीजों को बाइफर्केट करके हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। अब अगर मैं मेमोराइजेशन ट्रैप की बात करूं तो होता क्या है कि अब किसी को भी देखो वर्ड टू वर्ड तो मेमोराइजेशन नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही रट्टा क्यों ना मार लो, बट आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता। एग्जाम से तो टाइम प्रेशर होता है कि अरे यार खत्म नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा है, और फिर क्या हो जाता है, आंसर वहां पर कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं ना, क्या याद किया था सब भूल गए। गाना याद आ रहा है ना, कि पता चल रहा है कि जो गाना इंस्टा रील में सुना था वो गाना याद आ रहा है, नहीं, ऐसे नहीं हो पाता। एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए कि आप वो एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करके आओ जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा या आपने जो पैराग्राफ पढ़ा, आप उसको अपनी आंसर प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में उस आंसर को लिखो, बेहतर तरीके से लिखो। सो एग्जामिनर डू नॉट वांट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एनसीईआरटी, मिसिंग अ सिंगल मेमोराइज्ड वर्ड कैन टेल द एंटायर आंसर। अगर आपने एक भी वर्ड छोड़ दिया ना उस एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट करने में तो फिर समझ लो कि उसका मतलब कुछ और ही निकल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। सो यू नीड टू स्ट्रक्चर नॉट जस्ट मेमोरी। तो सिर्फ रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी, आपको हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझना होगा, राइट। यही अगर मैं बात करूं तो फिर गुरु क्या काम आते हैं, मतलब मैं या आपके बाकी सारे गुरु जहां से भी आप पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको ट्रांसलेट कर देते हैं, है ना। एनसीईआरटी के जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके, जो बहुत डिफिकल्ट हैं, उनको हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से और इजी लैंग्वेज में कर आपको समझाने का काम करते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो एंटीसिपेशन, कैसे कि आपके जो टारगेटेड क्वेश्चन है कि इनसाइड चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो तो ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन जो इनसाइड से क्वेश्चन बनते हैं कि छोटा सा एक, मान लो कहीं पर एक बॉक्स दिया होगा एनसीईआरटी में और वहां से क्वेश्चन बन जाए, तो वो क्वेश्चन बताने का काम हमारा है, ठीक है। तीसरी चीज आती है आपके पास करेक्शन, कि कैसे आप करोगे पर्सनलाइज आंसर चेकिंग टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रेजेंटेशन फ्लॉ बिफोर द फाइनल बोर्ड एग्जाम, कि इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कभी ये प्रॉब्लम आ ही ना, कि बोर्ड्स में जाके आपको ये ना देखना पड़े कि क्या आपने सही लिखा है, नहीं, उससे पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के कि वो बोर्ड में जाके एकदम परफेक्ट निकल कर आए।
राइट तो यही सारी प्रॉब्लम्स मैं बोल सकती हूँ कि बच्चों को फेस करने को मिलती है। और एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन इस एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे, वो सिंप्लीफिकेशन हम आपके लिए करके देंगे, ठीक है। तो अगर इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो था ये यहीं पर एंड होता है। अब बारी है आपके प्रिपरेशन करने की। आई नो आप लोगों के समर वेकेशन चल रहे होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होंगी, बट इन सारी चीजों को साइड हटा के अपने एग्जाम पे फोकस कर लो, बिकॉज पता नहीं चलेगा कि कब एकदम से टाइम खत्म होकर आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और प्री बोर्ड के बाद तो फिर बोर्ड्स आ ही जाएंगे। सो कीप स्टडिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट लगे तो आप इस वीडियो के कॉमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.